हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें आपका चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है आपका जल। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 4, चैप्टर 3, 2, 1 ये सबको कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हो उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़िए। तो इसके पहले हमने क्या किया है, चैप्टर 4 को पढ़ा है और उसमें आपको पता है भी, बताया गया है वाष्पीकरण की क्रिया क्या है, वर्षा कैसे होती है, इसको हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताया गया आपका जल के बारे में है। तो बताया गया है कि पृथ्वी का जल सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वाष्पीकरण होता है। ओके, क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। फिर ऊपर से नीचे जल संघनन की क्रिया होती है। जो नीचे जाता है जल, नीचे से ऊपर की तरफ, वहाँ पर क्या होती है? संघनन की क्रिया होती है। फिर ठंडा होकर बादल का रूप धारण करता है और फिर जब बड़ी बूंद के रूप में हैवी हो जाता है तब बूंद बनकर नीचे गिरता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जल चक्र या वर्षा होती है। और उसके बाद इसमें बताया गया आपका जो जल है, जल लगातार अपना स्वरूप बदलता है, मगर जल ही नहीं बदलता। वायुमंडल, धरती, महासागर, इन सब के जो बीच यह चक्कर लगाता है, इसी को क्या बताया गया आपका? जल चक्र बताया गया है। ठीक है, इसमें जो जल है, जल लगातार क्या करता है? अपना स्वरूप बदलता है, लेकिन क्या करता है? जल नहीं बदलता, जल वही रहता है, लेकिन वो सिर्फ क्या करता है? अपना स्वरूप को बदलता है वो। इसमें हम चित्र में देखेंगे, चित्र से अच्छे से समझेंगे। इसमें देखो, इसी को हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, जो कि फिर से इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया आपका सबसे पहले यहाँ पर जल है। ठीक है, तो ये धूप होगा तो यहाँ पर गर्म होगा, तो क्या होगा? यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया होगी। ओके, वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो ये क्या होगा? यहाँ पर धीरे 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 ऊपर जाएगा आसमान में। तो वहाँ पर क्या होता है? संघनन की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? हैवी बादल बनता है। तो जब बादल बनता है तो यहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है पूरा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर फिर बूंद बनकर नीचे वर्षा होती है। ठीक है, और फिर ये वर्षा के रूप में फिर ये महासागर और जो भी आपका झील है, नदी है, तालाब, जो भी वहाँ पर फिर ये पानी गिरता है, फिर यही वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन की क्रिया होती है, फिर वर्षण होता है। मतलब ये जो चक्र है लगातार चलते रहता है, इसी को बताया गया आपका जल चक्र। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? जल चक्र के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बताया गया आपका थलशाला के बारे में। इसमें थलशाला के बारे में बताया गया कि थलशाला क्या है, इसको हम समझेंगे। थलशाला ऐसे है कि एक बड़े से जार लेंगे हम। ठीक है, एक बड़ा जार लेंगे और उसमें क्या करेंगे? 1/4 भाग में मिट्टी भरेंगे। इसमें देखो, जैसे बताया में क्या किए हैं, 1/4 मिट्टी डाले हुए हैं और इस मिट्टी में भरकर उसे अच्छी तरह दबा देंगे। ठीक है, अच्छी तरह दबा देंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे? ह्यूमस की एक पतली परत लगाएंगे। और फिर पहले से क्या किया, इसमें सबसे बड़े पौधे लगाए और उसके बाद उसमें चारों ओर से छोटे पौधे व्यवस्थित करे हैं और इसमें जल की फुहारा यानी पानी थोड़ा थोड़ा डाल दिए हैं, छिड़क कर उसको बंद कर दिए। ठीक है, बंद कर दिए। उसके बाद क्या है, वहाँ पर पत्ती एवं मिट्टी के द्वारा, जो वहाँ पर पेड़ है, जो पत्ती यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर उसके द्वारा जल वाष्पित हो रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, वो पूरा कांच के जार में भरा रहे हैं, बूंद के रूप में वाष्पीकरण हो रहा है। फिर बूंद के रूप में क्या कर रहा है, वो नीचे गिर रहा है। फिर ये प्रक्रिया ऐसी चल रही है। इसी को क्या बताया गया आपका? थलशाला बताया गया है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे अलवण जल के बारे में। अलवण जल क्या होता है, इसको समझेंगे। इसमें बताया गया आपका अलवण जल के बारे में कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं और इसका स्रोत है आपका नदी, तालाब, है ना। ये क्या आपका नदी है, ताल है, सोते हैं एवं हिमनद है। बाकी महासागरों, समुद्रों का जो जल है वो क्या होता है? लवणी जल है। इसका उपयोग हम नहीं करते क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होती है? बहुत ज़्यादा अधिक पाई जाती है और इसके कारण हम क्या कर सकते हैं? इसको पी नहीं सकते, ये हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है, ये हमारी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब हम उसको उपयोग नहीं कर सकते अपने किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, हम उसको खा नहीं सकते, पी नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बताया गया आपका, हम चित्र के माध्यम से अच्छे समझेंगे। इसमें पूरे विश्व का मैप है ये। ठीक है, विश्व का मैप है। इसमें झील, नदी, महासागर के बारे में बताया गया है।
और इसमें हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे हम, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि हम पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है हम इसी को यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, इसमें बताया गया है आपका, जैसे आप इसमें है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में क्या है, अमेज़न नदी है। सबसे पहले इसको ध्यान देना, जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर क्या है, अमेज़न नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसको याद, जिसमें हम पूरा नहीं देखेंगे, इसमें जो फैक्ट चीज़ें हैं उसको देखेंगे। जो आपका ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अफ्रीका में नील नदी है। ये भी क्या है आपका, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। सॉरी, विश्व की ये भी सबसे बड़ी नदी है, क्या है आपका, नील नदी। अमेरिका में क्या है, अमेज़न नदी, अफ्रीका में क्या है, नील नदी। ये दोनों को याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है। इसको ध्यान देना, क्या करता है ये, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। बस यही 3 चीज़ें हैं, इसको ध्यान देना, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आपका अमेज़न नदी, नील नदी जो कि अफ्रीका में है, प्लस आपका भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि क्या करता है, ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है। ओके, आगे हम इसमें देखेंगे जल के वितरण के बारे में। इसमें समझाया गया है कि आपका देखो, बताया गया है कि जल का वितरण पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग, ठीक है, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। बहुत बड़ी बात है, फिर भी क्या हो रहा है देखो, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो जल है होने पर भी, बट फिर भी पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ जो जल है, जो बड़ी मात्रा में है, यह लवणीय जल है और इसका उपयोग नहीं कर सकते। और जिस जल का हम यूज़ करते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वह बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। और आगे बताया गया है कि जो महासागर है यहाँ पर, ये आपका कितना है, यहाँ पर 97.3, ठीक। और जो बर्फ़ की छत्रक है यहाँ पर कितना है जल, तो 02.0, ठीक है। भूमिगत जल आपका 00.68 और झीलों का अलवण जल 0.009% है। ओके, और उसके बाद नमकीन झीलें हैं आपका 0.009 और वायुमंडल में है 0.0019। और जो आपका नदियां हैं वहाँ पर कितना है सोचो, 0.001% है, ठीक है, यानी ये जल का वितरण है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि यहाँ पर जो महासागर है वहाँ पर ही पूरा जल चला गया है, कितना है आपका 97.3%। और जो नदियाँ हैं, झील हैं, जो वहाँ का पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वहाँ कितना कम है देखो, 0.0001% है। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ही कम है। जो पूरा पानी है जो यूज़ किया जा सकता है, यूज़ करते हैं, वो कितना है 97.5% है। तो ये कहाँ पर जा रहा है, महासागर में चले जा रहा है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही कम है। तो आगे है आपका, इसमें लवणता जल के बारे में बताया गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसमें बताया गया है कि 1 लीटर यानी 1000 ग्राम, ठीक है, 1 लीटर यानी क्या है आपका 1000 ग्राम जल में जितनी नमक होती है उसे लवणता कहा गया है। सबसे पहले इसको समझो, ठीक है। आपका जो 1 लीटर पानी होता है उसमें 1000 ग्राम जल है, तो उसमें जो मौजूद नमक की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और महासागर में 35 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता पाया जाता है, ठीक है, यानी महासागर में क्या है आपका औसतन 35, ठीक है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता इसमें पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपका इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया गया इज़राइल। इज़राइल में क्या है, इसमें इज़राइल के एक मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। और इसमें क्या होता है, तैराक इसमें प्लाव कर सकते हैं, ठीक है,
और क्योंकि नमक की अधिकता इसे क्या करती है, बहुत ज़्यादा सघन बना देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सघन बनाती है। क्या आपका इजराइल में एक मृत सागर है, इसको भी याद रखना, ये फैक्ट है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्रियाकलाप के बारे में। क्रियाकलाप में समझाया गया आपका कि इसमें बताया गया आपका, जैसे आप जल लीजिए और जल में क्या करें आप, उसमें 1 चम्मच नमक ऐड करिए, फिर 2 चम्मच, फिर 5, फिर 10, मतलब एक के बाद एक करके इसमें ऐड करते जाइए। फिर धीरे धीरे जो यहाँ पर विलयन है वह सघन होते चला जाएगा धीरे धीरे। और ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर महासागर का जो जल है उसमें अगर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो सघन ही होगा, है ना, सघन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर जो तैराक हैं उसमें तैर नहीं पाएंगे, जो जहाज है नहीं जा पाएगा। ठीक है, यानी वहाँ पर क्या है, सघन की क्रिया बढ़ जाती है इस कारण। और हमारे लिए क्या है, इसमें जीवन जीने के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा पाती है ना, यानी कि कुछ और चीज़ तो नहीं पी सकते ना। और ऐसे में आपको क्या, मतलब लापरवाही जिस तरीके से हम बरतते हैं कि पानी यूज़ करें फिर फेंकें, जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और इसमें आपका बताया गया, देखो चित्र में आप समझ सकते हो देख के। यहाँ पर सबसे पहले है नॉर्मल पानी है जो लिया गया है, उसके बाद 1 चम्मच, 2 चम्मच, फिर इसमें 9 चम्मच, यानी धीरे 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 इसमें बढ़ाते गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, यह सघन होते चला गया है। और इसमें क्या होगा फिर धीरे धीरे, यहाँ पर ना तो ये पीने लायक है, ना इसमें तैराक तैर सकते हैं, और ना यहाँ पर कोई जहाज जा सकता है। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें आपका महासागरी जो परिसंचरण के विषय में देखेंगे। ठीक है, महासागरीय परिसंचरण के बारे में समझेंगे। इसमें बताया गया है कि जो झील में जल है, यानी जो झील में जल है वह शांत होता है। ठीक है, इससे ठीक जो विपरीत महासागर का जल है हमेशा गति होता है, वहाँ पर हमेशा गतिशील होता है यह। जैसे आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते ज्वार भाटा, तरंगे, धाराएं, ये सब है इसमें। ठीक है, इसमें एक एक करके हम इसको समझेंगे। जो यहाँ पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी, गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ क्या यहाँ पर सम्मोहित करता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ पर, महासागरीय परिसंचरण में। तो इसमें 3 टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। फर्स्ट क्या आपका ज्वार भाटा, सेकंड आपका तरंगे, और उसके बाद क्या है आपका धाराएं हैं। ठीक है, ये तीनों को आपको अच्छे समझना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फिक्स से क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, और यहाँ पर आपका बताया गया है आपका 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ओके, यानी आप इस डेट को याद रखना, क्या है, 22 मार्च विश्व जल दिवस। ओके, आगे देखेंगे इसमें हम तरंग के बारे में, जो आपका 3 टॉपिक है, ज्वार भाटा, तरंग और धाराएं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें तरंग के बारे में। तरंग के बारे में इसमें क्या बताया गया है, देखो बताया गया है कि जब महासागरीय सतह पर जब लगातार जल उठता है, ठीक है, जो महासागरीय जल है वहाँ पर लगातार महासागरीय सतह पर जब जल उठता है लगातार या फिर गिरता है, उसे क्या बोला गया है, तरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी लगातार क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे गिरेगा जल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तरंग के नाम से इसको जाना जाता है। यानी तरंगों का उठना, गिरना, फिर इसको क्या क्या कहा गया आपका, तरंग। रीज़न क्या है इसका, तरंगों का ऊपर और उठने का और नीचे आने का, तो यह पवन के कारण होता है। ठीक है, जो पवन होती है उसके कारण होता है। और हवा तेज़ चलेगी फिर ऊपर साइड, और उसके बाद क्या होगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, पवन क्या करेगी, ऊपर उठा देगी। उसके बाद फिर समुद्र के तरंग के कारण कुछ फेंक भी दो, वहाँ बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी उसमें अगर आप कुछ फेंक भी देते हो तो वह सीधे बाहर की तरफ आ जाता है। आगे बताया गया इसमें सुनामी के बारे में। सुनामी है, इसमें बताया गया आपका जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय। ओके, जापानी भाषा का एक शब्द है, इसको क्या बोला जाता है, पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या करती हैं, तरंगे आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं।
तो इसमें बताया गया आपका सुनामी के बारे में, यानी इसमें सुनामी में क्या होगा आपका, हवा तेज़ चलती है, विशाल तरंगे भी उत्पन्न होती हैं, और आगे बताया गया है जब भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो तरंगे हैं और इन सब के कारण वहाँ महासागरीय जल बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल होता है। ठीक है, यानी जो तरंग है, महासागरीय जल है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगता है, और इसे ही क्या बोला गया है, सुनामी के नाम से जाना जाता है। ओके, इसमें बताया गया है कि 15 मीटर, ठीक है, यानी क्या है आपका 15 मीटर की ऊंचाई वाले जो विशाल तरंगे हैं यहाँ पर उठते हैं, और अब तक का ये सबसे विशाल सुनामी तरंग आपका 150 मीटर मापा गया है। और इस यहाँ पर सुनामी जो तरंग है बताया गया है कि यह तरंग 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चलती है। कितना आपका, 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चलती है, इस चीज़ को ध्यान देना। और आगे बताया गया आपका इसमें 2004 की सुनामी के बारे में, और इसमें बताया गया है कि ये सुनामी ऐसा था कि इससे बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और यहाँ पर जो भारत का अंडमान द्वीप समूह है उसमें दक्षिण पॉइंट जो है, यानी इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो दक्षिणी पॉइंट है आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ये डूब गया था। इतना ज़्यादा, बहुत यानी इतना ज़्यादा भारी भरकम बोलना चाहिए, सुनामी आया था कि वहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट है दक्षिण पॉइंट में इंदिरा पॉइंट, वह 2004 की सुनामी में डूब गया था। बताया गया है कि सुनामी शब्द आपका वही जापानी भाषा क्या है आपका, पोताश्रय के नाम से दिया गया है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है आपका पोताश्रय तरंगे। ये सुनामी आने पर इसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्या है आपका, पोताश्रय तरंगे। आगे आपका यहाँ पर एक दिया गया आपका 2004 के बारे में बताया गया है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आया था, जो क्या हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। अब पोताश्रय तरंगे के कारण ही हुआ था, जो कि क्या बताया गया, बहुत ज़्यादा ही डेंजर है ये, और ये इसी कारण ही हुआ था। और भूकंप क्या है आपका, सुमात्रा देश के जो पश्चिमी सीमा पर आया था, और इस कारण बहुत सारे देश को इसका सामना भी करना पड़ा, और जो साथ में भारत को भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, भूकंप की तीव्रता अगर नापा जाए इसमें रिएक्टर स्केल से तो 9.0 बताई गई है। जो यहाँ पर भूकंप का जो तीव्रता मापी जाती है स्केल में, रिएक्टर स्केल में कितना बताया गया है, तो 9.0 मापी गई है। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ये शक्तिशाली होगा, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है 7.0 को, जो कि इसको हमने सबसे अधिक शक्तिशाली माना था, काफ़ी डेंजर है 7.0, मगर यहाँ पर कितना आया था, तो 9.0 आया था। सोचो कितना ज़्यादा भयानक रहा होगा ये। और इसमें बताया गया है कि भारत के कुछ तटीय प्रदेश भी हैं इससे प्रभावित हुए थे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये सब क्या है, सर्वाधिक प्रभावित हुए थे यहाँ पर। आगे बताया गया आपका इसमें, हम भूकंप के बारे में अनुमान तो नहीं लगा सकते कि भूकंप कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो सुनामी है, जो बड़े सुनामी आते हैं, इसका हम संकेत लगा सकते हैं कि मतलब संकेत पहले से कर सकते हैं कि कितना घंटे या कितने पहले ये सुनामी आ सकता है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में जब सुनामी आया था तो 3 घंटे पहले पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, और पता भी हाँ उस टाइम तो नहीं पता चला था क्योंकि उस टाइम ये सुविधा नहीं थी। ठीक है, लेकिन 3 घंटे पहले अगर सुनामी आती है तो 3 घंटे पहले पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, चेतावनी मिल जाती है। ठीक है, एक प्रणाली होती है, अगर स्थित है तो 3 घंटे पहले लोगों को सूचना दिया जा सकता है कि सुनामी आने वाली है, इस प्रणाली का इस्तेमाल करके। मगर हिंद महासागर में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बार बार सुनामी नहीं आती है। ठीक है, यानी अगर आती तो वहाँ पर तब इंसान उतना खर्चा करके वहाँ पर इस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, लेकिन वहाँ पर आती नहीं है। लेकिन प्रशांत महासागर में सुनामी आती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सुविधा है,
और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है वहाँ पर। ठीक है, सुनामी आने का प्रथम संकेत जो होता है वहाँ पर किनारा होता है एक, और वहाँ पर जल की मात्रा अचानक से कम हो जाती है या अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जो वहाँ पर ये संकेत होता है, अगर सुनामी आने वाली होती है तो वहाँ पर अचानक से क्या हो जाती है, पानी या तो कम हो जाता है वहाँ पर, या तो जल स्तर वहाँ पर बढ़ जाता है। उसके बाद वहाँ पर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। फिर जब तट पर ऐसा होता है तो जो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं वहाँ पर ऊंचे स्थान पर ना जाकर नीचे खड़े रहते हैं, है ना। यानी उसमें वहाँ पर ऐसे ही हुआ था कि जब यह जल अचानक से कम हुआ तो वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर अचानक देखने चले गए। ठीक है, कि वह ऐसे क्यों हुआ है बोल के। लेकिन अगर उनको पता होता कि यह क्यों हुआ है तो यह ऐसी तबाही नहीं होती। ठीक है, वो लोग क्या किए थे, वहाँ पर तमाशा देखने के लिए चले गए कि अचानक से जल स्तर कम कैसे हो गया। तो क्या हुआ फिर, अब जाहिर सी बात है वह सुनामी है, तो अचानक से क्या हुआ, जल स्तर बढ़ गया। ठीक है, तूफान आया, तरंगे बढ़ने लग गई, तो वहाँ पर जितने लोग थे तमाशा देख रहे थे वहाँ पर, उनके साथ हादसा हुआ, यानी जितने थे सभी के सभी बह गए, है ना। अगर उनको पता होता, इस चीज़ की नॉलेज होती, जानकारी होती उनको, तो वो लोग जब जल स्तर कम हुआ तो वहाँ पर ना रहकर ऊंचे स्थान पर जाते हैं, है ना। वहाँ ऊंचे स्थान पर अपने आप को सेव करके रखते, तमाशा नहीं देखते। ठीक है, यानी इस सब चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सुनामी क्या है, सुनामी आने पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके संकेत क्या हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बताया गया आपका ज्वार भाटा के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका बताया गया है कि दिन में 2 बार नियम से महासागर का जल आपका क्या है, ऊपर उठता है और फिर क्या है, नीचे गिरता है। ठीक है, कहाँ पर, महासागर में। तो वहाँ का जो जल ऊपर उठता है वो क्या है, आपका ज्वार है। इस चीज़ को ध्यान देना, जो जल ऊपर उठता है क्या है, वो ज्वार है। और जो जब नीचे गिरता है तो उसको क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। ये चीज़ को ध्यान देना, हमेशा कंफ्यूज में लोग रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्वार भाटा क्या है। कभी कभी दोनों के एक ही ले लिया जाता है, ऐसे नहीं है। ज्वार अलग है, भाटा अलग है। महासागर में जब तरंगे ऊपर की तरफ उठती हैं तो क्या होता है, आपका ज्वार होता है, और जब वो नीचे की तरफ गिरती हैं तो वह भाटा होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है। ठीक है, जो ज्वार भाटा आता है ये क्या होता है, ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, सॉरी, सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल होता है उसके कारण आता है। और जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब उस समय क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, उच्च ज्वार आता है। इस चीज़ को ध्यान देना, ओके, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बताया गया आपका जो पूर्णिमा और अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा बोलते हैं ना, पूर्णिमा है का दिन चल रहा है, अभी अमावस्या का टाइम चल रहा है। जब पूर्णिमा और अमावस्या का दिन होता है कि बताया गया इसमें कि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ठीक है, जो पृथ्वी है, जो चंद्रमा है, सूर्य है, ये तीनों क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। ठीक है, एक सीधे में होते हैं, और इस समय पृथ्वी का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है, और इस कारण का क्या होगा, यहाँ पर जल बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। ऐसे में क्या होगा, ज्वार भाटा आता है। उसे क्या बोला गया है, ज्वार, यानी बृहद ज्वार भाटा कहते हैं, यानी बृहद ज्वार भाटा के नाम से इसको जाना जाता है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ध्यान देना, बृहद ज्वार भाटा क्या है, तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं। उस समय क्या होगा, यहाँ पर पृथ्वी का बल लगता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये वहाँ का जल स्तर क्या होगा, ऊंचा उठता है। ऐसे में क्या आता है, आपका ज्वार भाटा आता है। इसे बृहद ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना। और इसके विपरीत आपका है, फर्स्ट चित्र में आप देख सकते हो, बताया गया है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों अलग दिशा में हैं। ऐसे में पृथ्वी का जल एक तरफ चंद्रमा की तरफ आकर्षित होता है और दूसरी तरफ क्या होगा, आपका सूर्य की तरफ आकर्षित होता है, और इस कारण क्या होगा, आकर्षण बल घट जाएगा। अब जाहिर सी बात है, सूर्य की तरफ भी जाएगा फिर पृथ्वी की तरफ भी जाएगा, आकर्षित होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर ये जो बल है वो बढ़ जाएगा, आकर्षण बल। ठीक है, वो क्या होगा, घटते चला जाएगा। फिर इस कारण क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है,
निम्न ज्वार भाटा आता है जिसे लघु ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। आगे बताया गया इसमें आपका उच्च ज्वार भाटा से फ़ायदा भी होता है। जैसे इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे नौ मतलब उच्च ज्वार भाटा आता है तो यहाँ पर जो नौ संचालन है, जल स्तर बढ़ जाता है, धीरे धीरे तट के तरफ बढ़ता है, तो फिर जहाज के माध्यम से बंदरगाह तक पहुँचने में भी आसानी होती है, नौ संचालन करने में आसानी होती है। और उच्च ज्वार आने से यहाँ पर अपने साथ मछली को भी ले आता है, तट पर फिर मछुआरों को मछली पकड़ने में भी काफ़ी आसानी होती है। ज्वार भाटा से विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर पता होता है कि हमेशा तो आना ही है ना, तो उसके वहाँ पर मशीन लगा करके वहाँ से क्या किया जाता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यहाँ से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ओके, आगे पढ़ेंगे हम महासागरीय धाराएं के बारे में कि महासागरीय जो धाराएं हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो महासागरीय धाराएं हैं गर्म एवं ठंड दोनों होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं ये, गर्म एवं ठंड दोनों होती हैं। यानी जो पृथ्वी का 23.5 से 23.5 वाला जो भाग है, 23.5 से 23.5 डिग्री वाला, ठीक है, ऐसे 23.5 से 23.5 डिग्री का जो ये भाग होता है, यहाँ पर हिस्सा होता है, ये कर्क से मकर रेखा के बीच का होता है। तो यह हिस्सा में क्या होगा, यहाँ पर सूर्य का जो तापमान है, जो सूर्य का किरण होता है, क्या होता है, यहाँ पर सीधे पड़ता है। ठीक है, सीधे पड़ता है और सीधे पड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा होगा और इस कारण यहाँ पर पूरे वर्ष भर क्या होगा, यहाँ पर गर्म ज़्यादा होता है। और गर्म ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर पूरे वर्ष भर यहाँ पर जल धाराएँ होंगी और सभी जो यहाँ पर गर्मी रहती है पूरी वर्ष भर। और पृथ्वी के उत्तरी एवं यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, जस्ट उल्टा है, यहाँ पर ठंडा होता है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या होता है, हमेशा ठंडा होता है। और यहाँ पर क्या होगा, वहाँ से जो जल बहेगा वो ध्रुवों से निकलकर भूमध्य रेखा पर जाकर बहेगा। इस चीज़ को ध्यान देना। जो बीच का भाग है यह क्या होता है, कर्क और मकर रेखा वाला भाग हमेशा हीट रहता है क्योंकि सूर्य का तापमान हमेशा सीधे पड़ता है। ठीक है, उसके जस्ट उल्टा आपका जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ से जल बहेगा, जल निकलेगा और वहाँ कहाँ जाएगा, तो यह भूमध्य रेखा पर जाकर बहता है। जैसे आपका क्या है, लेब्राडोर है। ठीक है, ये आपका क्या है, शीत जल धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है आपका, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, ये क्या है आपका, शीत जल धाराएं होती हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं और गर्म धाराओं से यह स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, मत्स्यन है, ओके, क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं होती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम भी ज़्यादा बनेगा और इसके फलस्वरूप वहाँ पर नौ संचालन में काफ़ी ज़्यादा बाधा आती है। क्यों, जाहिर सी बात है, बादल होगा तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसमें आप ध्यान देना, पूरे को हम नहीं समझेंगे इसमें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ हैं, कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी उठाकर देख लो, उसमें पूछा गया है। फर्स्ट आपका क्या है, लेब्राडोर क्या है आपका, ये ठंडी जलधारा है जो कि एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। क्या है आपका, फर्स्ट लेब्राडोर है, क्या है ये, ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम क्या है आपका, ये गर्म जलधारा। ठीक है, ये दोनों का आप याद रखना, एग्ज़ाम में दोनों पूछा जाता है। फर्स्ट लेब्राडोर ठंडी जलधारा, सेकंड क्या आपका, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। ओके, आपका ये चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप इसको बनाएंगे, जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपका चैप्टर देखेंगे, क्या आपका चैप्टर 6। ठीक है, जो डाउट होगा आप पूछ सकते हो।